देखिए लास्ट टर्न पे हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन। तो मेनली हमने कहा था कि यार देखो फ्रेस्नेल बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेस्नेल बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत है हमें यहाँ पे फ्रॉनहोफर। तो सबसे पहले सिंपल फ्रॉनहोफर, या हम उसको कह सकते हैं आसान भाषा में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब एक बात सुनो मेरी। हम इसको थोड़ा समझते हैं कि हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन तक पहुंचे कैसे। तो एक्चुअली बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हम लोग ना सबसे पहले एक स्लिट लेकर आए इस तरीके से। जहां पर ये जो ए है, ए क्या है भाई? स्लिट विड्थ। ए बहुत बड़ा था लेमडा से। ए क्या था? बहुत बड़ा लेमडा से। हमने क्या करा, यहाँ पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कराने के लिए पैरेलल बीम को भेजा। पैरेलल बीम से आपका मतलब है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या भेजा? आपने यहाँ पर एक पैरेलल वेव फ्रंट भेजा। पैरेलल वेव फ्रंट भेजा। अब एक चीज सुनो, क्या हुआ? इस पैरेलल वेव फ्रंट में जब तुमने इसको यहाँ पर भेजा, तो इस वेव फ्रंट के यहाँ पर छोटे छोटे, बताओ, एक वेव फ्रंट के ऊपर ये क्या बना रहा हूं मैं? कोई आइडिया है? एक वेव फ्रंट के ऊपर ये क्या बना रहा हूं मैं? बताओ। ये पैरेलल वेव फ्रंट चलते चलते स्लिट तक पहुंची। जब ये पैरेलल वेव फ्रंट चलते चलते स्लिट तक पहुंची, तो ये सब मैंने क्या बनाए हुए हैं? बोलो। क्यों भाई? अगर ये पैरेलल वेव फ्रंट चलते चलते स्लिट तक पहुंच जाए, तो ये सब पॉइंट क्या है? क्या ये वेवलेट्स हैं जो हर वेव फ्रंट के ऊपर होते हैं? तो होता क्या है कि जैसे पैरेलल वेव फ्रंट हमारे पास स्लिट तक पहुंचेगी, तो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट क्या होता है? एक्ट एज अ न्यू सोर्स। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। और वो क्या होते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। लेकिन बात क्या हुई है कि अभी जो आपने ये भेजा है ना, अभी जो आपने ये पैरेलल वेव फ्रंट भेजा, ये बहुत बड़े स्लिट में भेजा। बहुत बड़े स्लिट में भेजा। तो जब ये लोग नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, पर उसके बाद भी जो इफेक्टिव वेव फ्रंट आती है, उसके बाद भी जो इफेक्टिव वेव फ्रंट आती है, वो एक पैरेलल बीम ही बनाती है। बात क्या समझ में आ रही है? क्या हुआ? हमने स्लिट विड्थ को इतना ज्यादा बड़ा रखा कि इस जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। और थोड़ा बहुत ये जो एज पे पार्टिकल रखे थे, इन्होंने सोर्स की तरह, एक्ट एज अ न्यू सोर्स की तरह बिहेव करना शुरू भी किया। लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं था। मतलब वेव फ्रंट सब बना रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट जो एकदम डिफरेंट सोर्स की तरह बिहेव करना चाह भी रहा था, लेकिन बाकी सबों का इफेक्ट जो था वो पैरेलल रे की तरह ही रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ? रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट रही। जैसा हम लोग कह रहे थे कि अक्सर बड़े होल्स में देखने को मिलता है। तुम एक दीवार में एक बहुत बड़ा होल बनाओ, तो जितना बड़ा होल होगा उतनी ही लाइट वहां से आएगी और उतना ही बड़ा स्पॉट सामने दीवार में बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बताओ भाई। ये कहने का मतलब मेरा क्या है कि हर एक पॉइंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेव डिस्टरबेंस।
तो जब ये सारे पॉइंट ऐसे आए तो तुमने एक पैरेलल वेव फ्रंट को भेजा। पर अगर ये साइज ए बहुत बड़ा है तो वेव फ्रंट पैरेलल की पैरेलल रह जाती है, एक बीम आती है, बीम निकल जाती है। और ऐसे केस में क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स वाला पैरामीटर डोमिनेंट। पर हम क्या कराना चाहते हैं, हम कराना चाहते हैं डिफ्रैक्शन। और हम जब डिफ्रैक्शन कराना चाहते हैं तो हमने क्या किया, हमने लिया ए लगभग लैम्डा के बराबर। ये बताओ, अगर लाइट के रेस्पेक्ट में तुम ये बातें कर रहे हो तो क्या लाइट के रेस्पेक्ट में अगर तुमने ए लगभग लैम्डा के बराबर लिया तो क्या तुमने स्लिट विड्थ को बहुत छोटा कर दिया? क्यों भाई? और इसका मतलब ये मान लो कि मैं ये कह सकता हूँ कि भले ही मैं उसे तुम्हें इतना बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, ये तो हमें समझाने के लिए उसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत है। पर ये गैप क्या बहुत छोटा होगा? पर ये गैप कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। और जब ये गैप बहुत छोटा होगा तो जब मैं यहाँ से एक पैरेलल बीम भेजूंगा, जब मैं यहाँ से एक पैरेलल बीम भेजूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे क्या आएंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या आएंगे, बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेपरेशन है ए। यहाँ पर रखी होगी स्क्रीन, यहाँ पर रखी होगी स्क्रीन। और हमारे पास अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो एक बात सुनो, हमने जब सेपरेशन को बहुत छोटा करा, जब हमने सेपरेशन को बहुत छोटा करा तो हमने स्क्रीन पर मैक्सिमास मिनिमास को देखा। एक बात सुन लो, जब हमने सेपरेशन को एक को स्लिट विड्थ को बहुत छोटा किया तो हमने फिर से मैक्सिमास मिनिमास को देखा। जब दोबारा से मैक्सिमास मिनिमास को देखा तो लोगों ने कंपेयर करिए, लोगों ने सोचा कि इसका मतलब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से सुपर पोजिशन। बात समझना भाई, हम लोग थोड़ी थे जो देख के छोड़ देंगे, साइंटिस्ट लोग थे। उन्होंने ये देखा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पर स्लिट तो एक ही है, वाईडीएससी में दो स्लिट हुआ करती थी, दो सोर्स हुआ करते थे। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक ही स्लिट बनाई है, पर एक ही स्लिट बनने के बाद यहाँ पर उसके बाद भी मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है सुपरपोजिशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से सुपरपोजिशन। लेकिन सुपर पोजिशन जो हो रहा है, उस सुपर पोजिशन में लोगों ने कहा कि यार अगर सुपर पोजिशन हो रहा है, बात क्या हो रही है कि अगर सुपर पोजिशन यहाँ पर हो रहा है तो आपको एक बात समझनी होगी कि फिर यहाँ पे हम सोर्स एक नहीं मान सकते। क्यों भाई, बताओ? यहाँ पर एक सोर्स क्या खुद से सुपर पोजिशन कर सकता है? बताओ, क्या एक सोर्स क्या खुद से सुपर पोजिशन कर सकता है? एक सोर्स खुद से सुपर पोजिशन नहीं कर सकता। तो अगर आप सुपर पोजिशन करवाना चाहते हो तो यहाँ पर कितने सोर्स हैं, बताओ? बताओ, यहाँ पर कितने सोर्स हैं? तो आप कहेंगे कि सर आपने अभी जो लिखा है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स विच विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, इसका मतलब जितने भी यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट हैं वो बिहेव करें। तो बात क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ए इज कंपेरेबल टू लैम्डा, वेव ऑप्टिक्स
इज डोमिनेंट, वेव ऑप्टिक्स इज डोमिनेंट। और ये क्या है, डिफ्रैक्शन जो है, डिफ्रैक्शन इज सुपरपोजिशन ऑफ infinite number of sources, क्या कह सकते हो। बताओ भाई, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। डिफ्रैक्शन क्या है, ये सुपर पोजिशन है। तो सबसे पहला सवाल पूछेगा, बताओ वाईडीएसटी में और डिफ्रैक्शन में फर्क क्या है। वाईडीएसटी में दो सोर्स होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। सबसे पहला फर्क समझ में आया। अब देखो भाई, पहले एक काम करते हैं, हल्का सा रफ पैटर्न बनाते हैं, फिर समझो। तो लोगों ने जो पैटर्न ऑब्जर्व करा, लोगों ने जो पैटर्न ऑब्जर्व करा वो कुछ इस तरीके से करा कि हमारे पास डिफ्रैक्शन में एक ब्राइट फ्रिंज बनती है इस तरीके से, और उसके बाद जो फ्रिंजेस होती हैं वो इस तरीके से छोटी छोटी बनना शुरू होती है, और छोटी बनना शुरू होती है, फिर खत्म। मतलब कह सकते हो कि कुछ इस टाइप का पैटर्न होता है। डिफ्रैक्शन में हमने जो फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व करा वो दिखने में इस तरीके का था कि एक बहुत बड़ा और बहुत ब्राइट क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा। फिर उससे छोटा बनता है फर्स्ट मैक्सिमा। फिर ऐसे ही छोटा बनता है सेकंड मैक्सिमा। बात समझना, ये पैटर्न हमें दिखाई दिया कि एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में एक बड़ा सा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, उसके बाद ये कह सकते हो तुम्हारा फर्स्ट मिनिमा है, ऐसे ही ये यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है जैसा पहले था। बस फर्क किस बात का हो रहा है, बस फर्क इस बात का हो रहा है कि वहां पे हमारे पास फ्रिंजेस के साइजेस अलग अलग हैं। अब क्या अलग अलग है, कितने अलग अलग है, ये हम बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन हुआ तो इस टाइप का एक पैटर्न दिखाई दिया। ठीक है भाई, तो देखो भाई, समझना तो हमें पूरा है, पर एक होता है ना सर कि सर कम से कम इस बात, अगर मुझे ये बात समझने में तकलीफ हो रही है तो मैं अपने सारे काम मेरे होते रहे, इस बात के लिए मैं क्या चीज याद रखूं। तो सबसे पहली बात जो तुम्हें डिफ्रैक्शन में याद रखनी है एकदम रट्टी, वो क्या है कि डिफ्रैक्शन जो है वो सुपर पोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है, इस बात को याद रखना है। और दूसरा ये मैं लिखवा दूंगा, दूसरा कि यहाँ पर फ्रिंजेस की इंटेंसिटी और विड्थ अलग अलग होती है। मतलब ये दो बातें आपको याद हो, डिफ्लेक्शन समझ में आए चाहे ना आए, डिफ्लेक्शन बाद में याद रहे या ना रहे, नीट के एग्जाम तक दो बातें प्राइमरली याद होनी चाहिए। वो क्या, कि डिफ्लेक्शन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज का सुपरपोजिशन है, और दूसरा यहाँ पर फ्रिंजेस के साइज और इंटेंसिटी अलग अलग होते हैं। ये पॉइंट मैं बाद में लिख पाऊंगा, यहाँ पे कंपेरिजन करवाऊंगा। बताओ भाई, क्या यहाँ तक की पूरी बातें समझ में आई है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है क्यों हो रहा है और क्या ऑब्जर्व करा गया। ठीक है, चलिए। अब देखो, बात आती है कि जिस तरीके से तुम्हें याद होगा कि हमने इंटरफेरेंस के पैटर्न में वो सब पढ़ा था कि कौन सी चीज कहाँ पे दिखाई दे रही है, लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मिनिमा, इस तरीके से फर्स्ट मैक्सिमा, इस टाइप के जो लोकेशन पढ़े थे। अब हम उसी की बात कर रहे हैं। तो चलो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ये बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा का कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो एक तो पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट y = 0 पर है, पर सेंट्रल मैक्सिमा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में। क्यों भाई, अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की कोई भी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो हमें क्या ये समझ में आ रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो बन कहीं भी रहा हो, पर जो उसकी चौड़ाई है वो दो मिनिमास के बीच में,
और जो उसकी चौड़ाई है वो दो मिनिमास के बीच में है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसी चीज की। लोकेटिंग देखो भाई, फर्स्ट मिनिमा को लोकेट करना चाहते हैं, फर्स्ट मिनिमा को सीखना चाहते हैं कैसे बनेगा। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा तुम्हें, बस समझने की कोशिश करना। सुनो, ठीक है ना। देखो एक बात अभी भी होल्ड कर रही है कि जो डी है ये बहुत बहुत बड़ा है ए से। इन सारे कामों में हम स्क्रीन को कहाँ रखते हैं, दूर। डी जो है वो बड़ा है ए से। एक बात बताओ, मान लीजिए यहां से y डिस्टेंस ऊपर कोई सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल मिनिमा बन रहा है। सुनना, यहां से y डिस्टेंस ऊपर कोई सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल मिनिमा बन रहा है। अब मेरी बात पे ध्यान दो, ये बताओ यहाँ पे कौन है, यहाँ पर है सेकेंडरी वेवलेट्स। एक बात सुनिएगा ध्यान से, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, अगर ये सब कुछ बहुत दूर है तो ये क्या करेंगे, अपनी वेव को भेजेंगे। इनकी वेव मान लो इस तरीके से जा रही है। ये बताओ, जो लोकेशन है y, इस पॉइंट पर कितनी वेव्स चाहिए, बताओ इस पॉइंट पर कितनी वेव्स चाहिए। बहुत सारी, इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कह सकते हैं हम, बहुत सारी कोई टर्म नहीं है, पर क्या कहना चाहिए, इनफाइनाइट। ये बताओ, मतलब ये तो बड़ा मसला है ना यार, कि इनफाइनाइट वेव्स के सुपर पोजिशन को कराना है और सब कुछ कैंसिल हो जाए, सब कुछ कैंसिल हो जाए। तो एक बात सुनो, मान लो ये है पॉइंट पी का पार्टिकल। सुनिएगा, जो पॉइंट पी का पार्टिकल है मैंने ये बना दिया। पॉइंट पी के पार्टिकल से जब पहली वाली वेव पहुंची तो पहली वाली वेव ने कहा कि तुम अपने मीन पर रहो। सुनना ध्यान से भाई, देखो बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, तुम्हें पूरा डिफरेंशियल समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं। ये बताओ, क्या इनके नीचे की जो वेव है वो हमेशा इनसे थोड़ा ज्यादा चलती है? क्यों भाई, अगर हम ऐसे देखें कि सब पैरेलल पैरेलल चलकर गए हैं, तो क्या एक रे के बाद वाली रे का पाथ थोड़ा ज्यादा है? बताओ भाई। हाँ भाई, अगर हम पहली रे और उसके बाद वाली रे के एस्पेक्ट में देखें, तो पहली रे के कंपैरिजन बाद वाली रे ने थोड़ा ज्यादा चला हुआ है। बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है मेरी, कि पहली वाली रे ने दूसरी वाली रे ने पहली वाली रे के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा बड़ा रास्ता चला होगा। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, इस डायग्राम पे ध्यान मत देना। 2 मिनट के लिए मान लो
कि ऐसा कोई डायग्राम जो मैंने बनाया है सामने ये है नहीं। एज्यूम करो कि ऐसा कोई डायग्राम जो मैंने एक गोल गोल बना रखा है ये है नहीं। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि खुद देखो ना, जब ये सारी की सारी पैरेलल जा रही हैं, जब ये सारी की सारी पैरेलल जा रही हैं, तो सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली में क्या नीचे वाले ने इतना रास्ता एक्स्ट्रा चला है? ये समझ में आ रहा है? सबसे ऊपर और सबसे नीचे में अगर सब कुछ पैरेलल गया है तो ऐसा ही वाईडीएससी में बताया था। वाईडीएससी में सिर्फ 2 रे थी, यहाँ पे बहुत सारी रे होंगी। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब सुनो मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। जब पहली वाली रे पहुंची, तो पहली वाली रे ने इनसे कहा कि तुम यहीं पर रहोगे। इनसे कहा कि सुनो, पॉइंट पी वाले पार्टिकल से कहा कि सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, ये रुक गए। उसके बाद इस वाली वेवलेट की जब रे पहुंची, मैं इसको गायब कर दूंगा। इस वाली रे की इस वाले वेवलेट की जब रे पहुंची, तो इसने कहा पार्टिकल पी से, भाई कोई वेव क्या करती है, कोई वेव देती है पार्टिकल को वाइब्रेशन। इन्होंने इस पार्टिकल से कहा कि देखो, तुम इस लोकेशन तक जाओगे। फिर इस वाले वेवलेट की रे पहुंची, इसने इनसे कहा कि तुम यहां तक जाओगे। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल पहुंचे जिन्होंने पॉइंट पी को एक ऑर्डर दिया, जिन्होंने पॉइंट पी को एक ऑर्डर दिया कि तुम ऐसा ऐसा करना। सुनो भाई, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि बहुत सारे पार्टिकल्स पहुंचे जिन्होंने पॉइंट पी को एक हुक्म दिया कि देखो तुम ऐसा ऐसा वाइब्रेशन करना। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। इन सारे लोगों ने मेरे पॉइंट पी को, इन सारी जो वेव्स पहुंच रही है, इन्होंने मेरे पॉइंट पी को एक हुक्म दिया कि तुम 0 से a/2 तक जाओ, 0 से √3 a/2 तक जाओ, 0 से a तक जाओ, इस तरीके से। ये बताओ, अगर तुम इन सबके वाइब्रेशन को कैंसिल आउट करना चाहते हो, या ऐसा मानो कि जब भी पार्टिकल्स वेव भेजते हैं तो पहले क्रस्ट भेजते हैं, तो बाद में ट्रफ पहुंचता है। तो अब क्या हुआ, अगर इतने लोगों के वाइब्रेशन, इस पूरी रेंज के वाइब्रेशन ऐसे थे, तो क्या नीचे वाले सेक्शन के वाइब्रेशन अपने आप इस तरीके के हो जाएंगे जो पॉइंट पी पर पहुंचे? बताओ, अगर अपर हाफ के वाइब्रेशन एक क्रस्ट की तरह पॉइंट पी पर पहुंच रहे थे, तो क्या लोअर हाफ के वाइब्रेशन एक ट्रफ की तरह पॉइंट पी पर भेजे पहुंचेंगे? तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वालों के फिर वाइब्रेशन पहुंचना शुरू हुए, और नीचे वालों के जब वाइब्रेशन पहुंचना पॉइंट पी पर ही शुरू हुए, तो बताओ, क्या जितना वाइब्रेशन अपर हाफ वालों ने कराना चाहा था, उतना वाइब्रेशन लोअर हाफ वालों ने कैंसिल आउट कर दिया? बोलिए, जितना वाइब्रेशन ऊपर वालों ने कराना चाहा, उतना वाइब्रेशन नीचे वालों ने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये बताओ, क्या नेट वाइब्रेशन 0 हो गया? और अगर नेट वाइब्रेशन 0 हो गया, इसका मतलब वहां पे क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव। एनर्जी एट पॉइंट पी ड्यू टू AO is cancel out
बाई ओ बी, ठीक है। एंड अ डिस्ट्रक्टिव इज फॉर्म। ये बताओ, जब डिस्ट्रक्टिव फॉर्म हुआ तो मान लो जैसे हम लोग पहले ही पढ़ते थे कि सपोज ये तुम्हारे पास लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी थीटा है। क्यों भाई, ऐसा बोलते थे ना हम लोग, हमारे पास ये वाला एंगल भी थीटा है। तो क्या डेल्टा एक्स को हम ए साइन थीटा लिख सकते हैं? बताओ, क्या डेल्टा एक्स को हम ए साइन थीटा लिख सकते हैं? देख लो भाई, रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस में YDST में हमने डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा लिखा था, और यहाँ पर मैं उसको ए साइन थीटा लिख रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है? तोते उड़ गए तुम्हारे आज? आज तो तोते उड़ गए, ठीक है ना। जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये बताओ, मैं डेल्टा एक्स जो है, क्या मैं डेल्टा एक्स को ए साइन थीटा लिख सकता हूँ? और ये जो डेल्टा एक्स जो जनरल है, हमेशा ही ऐसा होता है, चाहे वो इंटरफेरेंस हो, इंटरफेरेंस में लिखते थे डी साइन थीटा, यहाँ पर लिख रहे हैं ए साइन थीटा। कोई परेशानी? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर तुम बात करते हो फर्स्ट मैक्सिमा की, सॉरी फर्स्ट मिनिमा की, याद रखना, ये बताओ फर्स्ट मिनिमा के लिए ए और बी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होगा? फर्स्ट मिनिमा के लिए ए और बी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होगा? सब लोग बताओ, जितने लोग सुन रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट मिनिमा के लिए ए और बी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होगा? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस पूछा जा रहा है फर्स्ट मिनिमा के लिए। देखो भाई, नहीं समझ में आ रहा हो तो बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि डिफ्रैक्शन तकलीफ देता है, ठीक है ना। कहने का मतलब वो क्या है, सुनो, अगर तुम पॉइंट ए की वेव की बात कर रहे हो, तो मान लो पॉइंट ए की वेव पी पर कुछ ऐसे पहुंची, उसके जस्ट बाद वाली वेव जो है वो कुछ मान लो ऐसे पहुंची पॉइंट पी पर, उसके बाद वाली वेव जो है वो पॉइंट पी पर कुछ यूं पहुंची, ऐसे करते करते मिड पॉइंट तक ये पहुंच गया। ये कौन सी है? ओ वाली। ये कौन सी है? ओ वाली। ये सब पहुंच कहाँ रही है? पी पर। फिर ओ के बाद वाली वेव कैसे पहुंचेगी? नीचे। अब खुद देखो, क्या ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? हाँ भाई, बताओ। अगर हम इस तरीके से वेव्स बना रहे हैं जो पॉइंट कहाँ पहुंच रही है? रीच एट पी। ये कहाँ पहुंच रही है? रीच एट पी। तो बताओ, अगर ए के बाद वाली एक वेव ने ये वाला काम किया और पॉइंट ओ के बाद वाली वेव ने ये वाला काम किया, तो क्या ये इसको कैंसिल आउट कर देगा वाइब्रेशन के टर्म में? फिर एक वेव यहाँ पे और थी जिसने मान लो पूरा का पूरा ये बना दिया, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और करते करते हम पहुंच गए बी पर, और बी ने ये बना दिया, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ, ए और बी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस? बोलो भाई, अब बता दो यार, ए और बी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस?
बताओ जल्दी जल्दी, सब लोग बताओ कितना हो गया लेमडा। तो भाई कहने का मतलब क्या है, तुम खुद देखो ना। तुम यहाँ पे देखो, एओ के बीच में क्या बन रहा है, एओ के बीच में क्या बन रहा है, क्रस्ट। यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रफ। ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्ट मिनिमा के लिए जो डेल्टा एक्स है वो आएगा लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो आपके पास, आप कह सकते हो ये आपके पास आ गया है, कह सकते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। आपको पता है कि अगर ये y है ये d है, तो क्या tan थीटा को हम y बाई डी लिख सकते हैं, क्या tan थीटा को हम y बाई डी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टू tan थीटा। तो हमारे पास ये आ गया लेमडा बाई ए इज इक्वल्स टू y बाई डी, या आप कह सकते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू लेमडा डी बाई ए। ये क्या है, ये तुम्हारे पास फर्स्ट मिनिमा है। क्या है ये, फर्स्ट मिनिमा। और यहाँ पर याद रखिएगा ध्यान से कि अगर मुझे nth मिनिमा निकालनी हो तो nth मिनिमा में डेल्टा एक्स एन लेमडा होता है और y का फॉर्मूला एन लेमडा डी बाई ए होता है। और यहाँ पे सारा का सारा n शुरू होता है 1 2 3 4 से। बताओ भाई, क्या समझ में आया सब लोगों को, जल्दी जल्दी बता दो। कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल पूछेगा, फेज डिफरेंस बिटवीन बताओ भाई, जवाब दो। ऊपर डायग्राम है, नीचे सवाल है। बताइए, सब लोग बताइए। बताओ, तुम्हें हर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, बताइए। ये बताओ, सिंपल सी बात, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखो तो सिंपल सी बात, अगर पॉइंट ए का ये वाला लोकेशन पी पे पहुंचा था तो पॉइंट बी का ये वाली चीज
बी पर पहुंची थी, और पॉइंट ओ का ये वाली चीज बी पर पहुंची थी। तो बिटवीन एंड्स कितना हो गया, 2 पाई, और पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा। एंड एंड मिड पॉइंट पे कितना हो गया, पाई, और ये कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। अच्छा पता है, ये क्वेश्चन नीट ने पूछा है। मतलब अब तुम खुद सोच लो कि हमें ये इंटरनल कहानी पता होना कितना जरूरी है। ये सवाल नीट ने पूछा है कि तुम वेवलेट्स के बीच का फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस बता दो मिड पॉइंट और एंड पॉइंट के। वरना मैं तो ये काम बड़े आराम से फॉर्मूला निकाले करा दूं कि देखो ये फॉर्मूला होता है, रट लो। पर हमसे क्वेश्चन नीट ने ये पूछा हुआ, सिंपल, बड़ा आसान सा प्यारा सा एक लाइन का सवाल। लग भी ज्यादा इतना इतना मतलब इंटरनल बात पूछ रहा होगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि वेवलेट्स एट एंड ऑफ स्लिट्स, तो 2 पाई कॉमा लैम्डा, एंड एंड मिड ऑफ स्लिट पाई कॉमा लैम्डा बाई 2 ड्यूरिंग फर्स्ट मिनिमा। क्या समझ में आया सब लोगों को भाई, बताइए, यहाँ तक बातें क्लियर है? तो ये बताओ, ठीक है ना, कोई परेशानी? चलिए, कोई दिक्कत हो तो चीख पड़ो, बता दो मुझे, ठीक है ना। लोकेटिंग, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक बात समझो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो मैक्सिमा बनता है वो आइडेंटिकल नहीं होता। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो मैक्सिमा बनता है वो आइडेंटिकल नहीं होता। किसकी तरह? वो आइडेंटिकल नहीं होता है हमारे पास, कह सकते हो तुम, सेंट्रल मैक्सिमा की तरह। इसीलिए उसको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। उसका नाम क्या होता है, या लोकेटिंग फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। मतलब वो सेंट्रल मैक्सिमा से अलग है, तो उसको एकदम प्रॉपर मैक्सिमा जैसा नाम नहीं दे सकते। इस चक्कर में उसको क्या बोलते हैं, लोकेटिंग सेकेंडरी मैक्सिमा। अब एक बात सुनना ध्यान से फिर से, तुम समझ जाओगे और एक लाइन में समझोगे। फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा कि अगर बाई चांस तुम्हें करना पड़ जाए तो तुम क्या करोगे। देखो, ये बताओ, मैं यहां से y डिस्टेंस ऊपर, मैं यहां से y डिस्टेंस ऊपर वो निकालना चाहता हूं किसी, या यहां से y डिस्टेंस ऊपर, ये डिस्टेंस d है, कोई मैक्सिमा बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा। ये बताओ, हम क्या देख रहे थे कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो लेके ए से लेके बी तक मान लो ये शुरू हुआ, तो जब हमारे पास पॉइंट पी पर ए का ये वाला हिस्सा पहुंचा, उसके बाद कुछ ये पहुंचेगा, 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 उसके बाद कुछ ये पहुंचेगा, कुछ ये पहुंचेगा, कुछ ये पहुंचेगा, जब यहां तक बी पहुंचा तो क्या बना, मिनिमा। ये बताओ, अगर तुम बी पर यहां तक पहुंचाने के बाद दोबारा मिनिमा बनाना, मैक्सिमा बनाना चाहते हो, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम अगर ये ए हो तो ये वाला बी हो, तो उससे क्या होगा, इतने वाइब्रेशन को ये वाला पार्ट कैंसिल आउट कर देगा और ये वाला पोर्शन बचा रह जाएगा। और ये कैसे बिहेव करेगा, मैक्सिमा की तरह। बताओ भाई, क्या ये बात रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर तुमने इससे ज्यादा भेजना चाहा तो बी के बाद फिर से ये वाला पोर्शन शुरू होगा और ये दोनों भी फिर कैंसिल आउट करना शुरू कर देंगे।
तो अगर तुम कहीं पर मैक्सिमा बनाना चाहते हो तो दो, मतलब कह सकते हो, एक क्रस्ट एक ट्रफ तो कैंसिल हो रहे होंगे, और पूरा का पूरा एक क्रस्ट बचा रह जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कि पूरा का पूरा एक क्रस्ट वहां पे बचा रह जाना चाहिए। हाँ जी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मैक्सिमा बनाना चाहता हूं तो तुम क्या करोगे, तुम इस वेवलेट के बीच के सेक्शन को तीन हिस्सों में बांटोगे। तुम इस वेवलेट के सेक्शन को तीन हिस्सों में बांटोगे। अगर इन लोगों ने कुल मिलाकर एक क्रस्ट भेजी तो ये भेजेगा ट्रफ। देखो ये बात तो तय है कि क्रस्ट के बाद ट्रफ आती है। तुम लगातार दो क्रस्ट भेज सकते हो क्या? बोलो भाई होशियार। तुम क्या लगातार दो क्रस्ट भेज दोगे? क्या लगातार दो क्रस्ट भेजना पॉसिबल है? नहीं। क्रस्ट के बाद ट्रफ ही जाएगी। क्रस्ट के बाद ट्रफ ही जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद इस वाले पोर्शन की वाइब्रेशन जाना शुरू होंगे, और इसके जब वाइब्रेशन जाएंगे तो फिर से एक क्रस्ट बचेगी, और ये हमारे पास बचा रह जाएगा, और क्या बनेगा? मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारे पास डेल्टा एक्स होता है जो कि ए साइन थीटा होता है। तो बताओ भाई, अगर डेल्टा एक्स ए साइन थीटा होता है तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना है? यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना है बोलो? यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना है? अरे ए और बी के बीच का निकालते हैं लड़कों। क्या कर रहे हो तुम लोग? ए और बी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है? ए और बी के बीच में पार्ट डिफरेंस बता दो। 3 लैम्डा बाई 2। ए और बी के बीच में पार्ट डिफरेंस पूछा है, बताओ। 3 लैम्डा बाई 2 होगा ना? समझ में आ रहा है कैसे? भाई कैंसिल आउट हुआ है पर ये बना तो है। लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। यहाँ पर लैम्डा बाई 2 पर कुछ भी होता नहीं है। लैम्डा बाई 2, एक बात सुनो, ये बताओ, लैम्डा पे क्या बन रहा था? फर्स्ट मिनिमम। लैम्डा पे क्या बन रहा था? फर्स्ट मिनिमम। तो लैम्डा बाई 2 तो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर घुसा हुआ है ना? क्यों? लैम्डा पर क्या बना था? लैम्डा पे क्या बना था? फर्स्ट मिनिमम। तो लैम्डा बाई 2 सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही है। यहाँ पर लैम्डा बाई 2 पर कुछ भी होता नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर लैम्डा बाई 2 पे कुछ भी नहीं होता है। लैम्डा बाई 2 कहाँ है? लैम्डा बाई 2 तो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर है। ठीक है ना? क्यों भाई? ये बात समझ में आई? तो आपके पास कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा इज 3 लैम्डा बाई 2 ए इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन डी। तो वाई आ गया 3 लैम्डा डी अपॉन 2 ए। ठीक है भाई, समझ में आया सब लोगों को? जल्दी जल्दी बता दो मुझे अब। चलिए, देखो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास कोई फ्रिंज, कोई स्लिट थी,
एक, और इससे डी डिस्टेंस दूर हम लोग एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे थे। तो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो था वो इस तरीके से बनता था। जिसमें हमने क्या देखा, देखो भाई, अगर हम लोग जिस तरीके से मैंने आपको ये वाला पार्ट समझाया था ना कि ए और बी के जो वाइब्रेशंस थे वो कैसे कैंसिल हुए, ऐसे ही हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, मैं आपसे यहाँ पे कहता हूं कि आप जो है, ठीक है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें एक बहुत तुरंत ये बात समझ में आएगी। ऐसा मान लो कि तुम्हारे पास कोई वेव थी ए पर, वो ए वाली वेव पॉइंट बी पर पहुंची इतना हिस्सा लेकर, फिर ए के बाद वाली कोई वेव मान लो पहुंची इतना पार्ट, फिर ऐसे करते करते तुम्हारे पास मान लो एक्स तक पहुंच गए हम। अब सुनना, ये फिर एक्स के बाद वाली वेव पहुंची, तो एक्स के बाद वाली जो वेव पहुंची उसने चला ये। अब खुद देखो, जो एक्स के बाद वाली वेव है और ये दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहिए। फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते हम पहुंच गए वाई पर। जब हम वाई पर पहुंचे तो वाई की जो वेव थी वो हमारे पास प्रॉपर इस तरीके से बनी। तो अभी तो क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है कि ये पूरा और ये पूरा एक दूसरे को खत्म कर देगा। फिर जैसे ही y के बाद पहुंचे, तो y के बाद जब तुम पहुंचे तो ये पूरी दो वेव हो गई, इसके बाद ये वाला पार्ट मिला, फिर हम y से करते करते b पहुंच गए। अब एक बात सुनो, अगर हम b पर पहुंचते पहुंचते इस वाले पॉइंट से आगे निकल जाएंगे तो क्या मेरी एनर्जी फिर से कैंसिल होना शुरू हो जाएगी? लॉजिकली सोचो, अगर मैं बी वाले पॉइंट पर इस वाले लोकेशन जो मैं बना रहा हूँ पिंक कलर से, मैं इससे ज्यादा या इससे नीचे वाला ग्राफ बना दूं तो क्या फिर से मेरी एनर्जी कैंसिल होना शुरू हो जाएगी? हाँ जी। तो खुद देखो, जब हम लोगों ने बी तक इस तरीके से बनाया तो क्या पूरा का पूरा सिर्फ एक क्रस्ट है जो बचा रहेगा और बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका होगा इस वाले पोर्शन में, ये सारा का सारा कैंसिल हो चुका होगा। तो आप ये बताओ, जब फाइनली हमने ये तीन सेक्शन बनाए तो एक क्रस्ट को एक ट्रफ ने कैंसिल कर दिया और पूरा का पूरा एक क्रस्ट बचा रह गया। अगर मैं वेव को इससे थोड़ा सा भी आगे एक्सटेंड करूं तो क्या कैंसिल होना शुरू हो जाएगा और मेरी एनर्जी फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, जब भी तुम्हें मैक्सिमा बनाना है तो फाइनली एक पूरा का पूरा क्रस्ट या एक पूरा का पूरा ट्रफ बचा रह जाना चाहिए। बताओ भाई, समझ में आ गया भाई? बोलो। अब मेरी बात सुनो, वैसे मैं जो तुमने पूछा था ना कि सर वो ग्राफ में बना दीजिए, मैंने ये ग्राफ उसी लिए बनाया था। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास ये जो लोकेशन है ये होती है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। उसके बाद इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, सॉरी फर्स्ट मिनिमा। ये बताओ,
फर्स्ट मिनिमा के अंदर पार्ट डिफरेंस क्या था, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लेमडा, और y की वैल्यू आई थी लेमडा डी बाई ए। अब मेरी बात सुनो, क्या जो काम यहां पे हो रहा है, क्या वही सेम काम यहां पर भी होगा? बोलो। फिर हमने यहां पर बनाया फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। यहां पर डेल्टा एक्स तुम्हारे पास आया था 3 लैम्डा बाई 2, और y की वैल्यू आई थी 3 लैम्डा डी बाई 2a। जो काम यहां पर हुआ है, क्या वही काम यहां पर भी होगा? हाँ भाई। और खुद देखो, अभी मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट मैक्सिमा बनता है वो 3 लैम्डा बाई 2 पर होता है। जो फर्स्ट लैम्डा बनता है वो 3 लैम्डा बाई 2 पर होता है। और लैम्डा बाई 2 जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर होता है। क्यों भाई? क्या लैम्डा बाई 2 यहाँ कहीं है सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर? क्या ये समझ में आ रहा है? लैम्डा बाई 2 की कोई इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेंट्रल मैक्सिमा का ही हिस्सा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दो मिनिमास के बीच में, दो फर्स्ट मिनिमास के बीच में कौन लाई करता है? सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर किसका हिस्सा है? सॉरी, जो लैम्डा बाई 2 का पाथ है वो किसका हिस्सा है? सेंट्रल मैक्सिमा का ही हिस्सा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात सुनो, तुमने पूछा सर इसको सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों कहते हैं? बेटा मैंने अभी बताया था, मैंने ये कहा था कि देखो, हम ये डायग्राम में देख रहे हैं कि इनकी इंटेंसिटीज अलग अलग है। इनकी इंटेंसिटीज अलग अलग है। तो वैसे तो इंटेंसिटीज का फॉर्मूला होता है, पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? बुक्स में लिखा होता है, हमारे लिए उतना काम का है नहीं। बस तुम ये याद रखो कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट होती है, तो इसकी इंटेंसिटी लगभग आई नॉट बाई 22 होती है। ठीक है ना? और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी लगभग आई नॉट बाई 62.5 होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटीज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है ये बड़ी रैपिडली डिक्रीज करती है। तो इंटेंसिटीज अलग अलग होने की वजह से हम इनको सेकेंडरी मैक्सिमास कहते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट आइडेंटिकल। सेंट्रल मैक्सिमा से अलग होते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी अलग है, सेकेंडरी मैक्सिमास की अलग अलग है, इवन सबकी अलग अलग होती है। ठीक है ना? समझ में आया भाई सब लोगों को? हाँ जी। चलो, अब एक बात सुनो। अगर हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की, ये बताओ, अगर हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की, तो ये बताइए क्या यहाँ पर फ्रिंज विड्थ में सेंट्रल मैक्सिमा ने धोखा दे दिया है? क्यों भाई? यहाँ पर फ्रिंज विड्थ के मामले में सेंट्रल मैक्सिमा ने धोखा दे दिया है। बाकी सब तो बराबर बराबर है। सेंट्रल मैक्सिमा क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है, यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ होती है, बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होती है 2 लैम्डा डी बाई 8। और जो हमारे पास बीटा अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा है, ये होती है लैम्डा डी बाई 8। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है कि हमारे पास ये जो लेंथ है, ये है बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और ये जो लेंथ है ये और दूसरों की फ्रिंज विड्थ है। हाँ भाई, क्लियर है? अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा,
अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। बोलो, क्या ये बात क्लियर? सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ये ट्वाइस विड्थ का होता है, किनके कंपैरिजन? दूसरी फ्रिंजेस के कंपैरिजन। ठीक है, ये बताओ, अगर यहाँ पे फ्रिंज विड्थ है तो क्या यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी है? और फिर से तुम चाहो तो डायग्राम बना लो कि भाई मान लो ये मेरे पास स्लिट है एक ही, और ये बन रही है फ्रिंजेस। तो हमारे पास सेंटर से जो एंगल बना उसको हम कहते हैं थीटा। तो हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू होता है ए साइन थीटा, और टेन थीटा होता है y अपॉन डी। पर बात क्या है, एंगल आर स्मॉल, तो हमें ये पता है कि थीटा जो है वो डेल्टा एक्स बाई ए भी है और वही y बाय डी भी। पर एक बात सोचो, ये बताओ, जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, क्या सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, क्या पाथ डिफरेंस 2 लेम्डा के बराबर है? क्यों भाई, क्या सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस 2 लेम्डा के बराबर है? तो थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा 2 लेम्डा बाई, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का एंगल भी डबल होता है और कुछ नहीं। थीटा अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा सिंपली लेम्डा बाई। समझ में आया भाई? इसकी भी एंगुलर फ्रिंज विड्थ डबल होती है, इसकी भी एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की डबल होती है, उसकी हाफ। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? चलिए, समझ में आ गया भाई? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, अपने कॉपी में एक तरफ लिख लो YDSC, और एक तरफ लिख लो डिफ्रैक्शन। और इन दोनों के जल्दी जल्दी डिफरेंसेस लिख लेते हैं। थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर कर दो। चलो, मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है। और देखो भाई, तो अपनी कुछ डिफरेंसेस को लिख लेते हैं जो हमें, मैंने YDSC में या प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आता है और दोनों के कंपैरिजन पर आता है, मैंने लिखवाया नहीं था, आपको आना चाहिए। अब हम साथ में लिख रहे हैं ताकि हम दोनों कंपैरिजन कर पाए। देखो, एक सबसे बड़ा फर्क जो YDSC में और डिफ्रैक्शन में है, ये क्या, कि ये हमारे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। दूसरी बात, यहां पर ये क्या है, ये सुपर पोजिशन कह सकते हो ऑफ टू सोर्सेस। ठीक है ना, और यहां पर क्या है,
यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस, ठीक है ना। ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, all fringes are of different intensity. All fringes are of same size, ठीक है ना। यहां पर आप कह सकते हो central maxima is twice of other fringes. Central maxima is twice of other fringes, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, shape of fringes hyperbolic, और यहाँ पर शेप जो है, shape of central maxima depends on शेप ऑफ ओपनिंग, मतलब जो आपने स्लिट बनाया, होल बनाया, वो दिखने में कैसा था, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? क्या ये छोटे बड़े डिफरेंस आपको समझ में आए? ये सारे के सारे याद रखने हैं ताकि आपको आगे सवालों में आसानी हो, ठीक है। चलिए, देखो भाई, हमारे पास एक चीज होती है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। इसको समझते हैं ध्यान से। एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा ये समझो कि तुम्हारे पास कोई स्लिट है और फ्रेस्नेल में हम एक पॉइंट सोर्स लेकर आए थे, ठीक। तो बात क्या होती है कि अगर रे ऑप्टिक्स वैलिड होती, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रे ऑप्टिक्स वैलिड होती या होती है, तो इस चीज का जो स्प्रेड है वो ऐसे होना चाहिए। और हम क्या देखते हैं कि जो एक्चुअल स्प्रेड है वो थोड़ा सा फैल जाता है, ज्यादा होता है। तो फ्रेस्नेल ने ये ऑब्जर्व करा कि जैसे ये मेरे पास एक स्क्रीन है। फ्रेस्नेल ने ये ऑब्जर्व करा कि अगर मैं अपनी स्क्रीन को यूं पास में ला के रखता हूँ, ऐसा मान लो इन्होंने कहा कि ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है ना। इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर ये मेरी स्क्रीन है और मैं इस स्क्रीन को मूव कराता हूँ, तो भाई क्या होगा, खुद सोचो। एक लॉजिकल सी बात बताओ, ये बताओ, जब ये स्क्रीन पास है तो जो इसके ऊपर स्पॉट बन रहा है वो छोटा है, और जैसे जैसे ये स्क्रीन दूर जाती है इसके ऊपर बनने वाला स्पॉट बड़ा हो जाता है। हाँ जी, क्या सही बात है? जैसे जैसे ये स्क्रीन, क्या ये तुम्हें स्क्रीन चलते हुए दिखाई दे रही है? क्या ये स्क्रीन तुम्हें चलते हुए दिखाई दे रही है? तो जैसे जैसे ये स्क्रीन दूर जा रही है वैसे वैसे इसके ऊपर बनने वाला जो स्पॉट है वो बड़ा हो जा रहा है। ये काम हो रहा है, ठीक। अब मेरी बात सुनना, सेंट्रल मैक्सिमा, और जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब हम किसी जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं, तो हमारे पास एक्चुअली जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो हमारे पास है 2 लैम्डा डी बाई ए। सुनिए,
हमारे पास जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, और ज्यादातर जो फ्रेस्नेल में या किसी जगह पे जो हमें पॉइंट विजिबल होता है सही से, वो सेंट्रल मैक्सिमा ही होता है। तुम लॉजिकली सोचो, सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो है आई नॉट, और उसके बाद कितनी है 22, आई नॉट अपॉन 22, उसके बाद कितनी है आई नॉट अपॉन 62.5, फिर और कम। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा विजिबल स्पॉट कौन सा होगा, बताओ, सबसे ज्यादा विजिबल स्पॉट कौन सा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा डिसाइड करेगा। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि मेरे पास, हम जब इस फॉर्मूले में बीटा को निकालने के लिए लेमडा डी बाई ए, इन सारी चीजों को, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हुआ कि जो इन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा का जो स्प्रेड देखा, ये ग्राफिकल है, ग्राफ से आया है। इन्होंने जो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर जो वेरिएशन देखा, वो कुछ इस तरीके से देखा। मतलब एक बात बताओ, क्या ऐसा कह सकते हैं कि स्क्रीन में एक डिस्टेंस ऐसी थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो रे ऑप्टिक्स से आंसर निकल सकता था, वेव ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं थी। बताओ, स्क्रीन, एक ऐसी डिस्टेंस थी स्लिट और स्क्रीन के बीच में जहां तक आंसर सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स से निकल सकता था, वे ऑप्टिक्स में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें मेनली दिखता कौन है, हमें मेनली दिखता कौन है, सेंट्रल मैक्सिमम। तो हमारे पास फ्रेस्नल डिस्टेंस क्या है, ये हमारे पास, आप कह सकते हो कि मेरे पास एक ऐसी डिस्टेंस थी, इसको हम डिनोट करते हैं जेड एफ से, जहां पर ये आपके पास है, मान लो कोई स्क्रीन डिस्टेंस डी, और ये है आपका स्लिट विड्थ ए। तो फ्रेस्नल डिस्टेंस में हमारे पास कहा गया a distance between slit and screen up to which ray optics is valid। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? हमने क्या देखा कि एक ऐसी डिस्टेंस जहां तक हम देख रहे हैं कि हमने जब सेंट्रल मैक्सिमा का साइज कैलकुलेट करना चाहा, मैंने क्या बताया कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि यार देखो, मेन विजिबल पॉइंट कौन है, सेंट्रल मैक्सिमम। तो अगर मैं इस स्क्रीन को मूव करा रहा हूँ, तो एक ऐसी डिस्टेंस है जहां तक मुझे कोई रे ऑप्टिक्स ना, सॉरी, कोई वेव ऑप्टिक्स लाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना रे ऑप्टिक्स से ही आंसर निकाल सकता हूँ। तो फ्रेस्नल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है अप टू विच रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। और इसका जो फॉर्मूला है, हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, सिंपल याद रखना है, जेड एफ इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। बताओ भाई, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़े फिर हम। देखो भाई, ये समझते हैं कि हमारे पास रेजोल्यूशन क्या है। क्यों भाई, तुम्हें क्या फर्क पता है कि रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन में क्या फर्क है?
एक चीज समझो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे से बड़ा कर देना। किसी भी चीज को छोटे से बड़ा कर देना। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है रेजोल्यूशन का मतलब होता है दो बॉडीज के बीच में डिफरेंशिएट कर लेना। कभी ये बात सोची है तुमने कि हम लोग जो कहते हैं कि हमारी आंख का फार पॉइंट इंफिनिटी तक होता है। क्यों भाई? ये बात कही जाती है ना कि हमारी आंख का फार पॉइंट कहाँ है? इंफिनिटी तक। तो और अगर तुम अभी छत पे अपनी खड़े हो जाओ, तो तुम 1-2 किलोमीटर के बाद तुम्हें, एक दो क्या कह रहा हूँ, 100-200-300 मीटर के बाद तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा, 500 मीटर के बाद तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें इन्फिनिटी तक देख देख सकते हैं? क्या 500 मीटर को इन्फिनिटी मान लिया गया? बताओ। देखो बात सुनो, हम देख तो इन्फिनिटी तक चल सकते हैं, हम देख तो इन्फिनिटी तक लेते हैं, पर हमारी आंख दो अलग अलग बॉडीज के बीच में डिफरेंशिएट करना बंद कर देती है। तुमने कभी ऐसा ऑब्जर्व करा है कि, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हमें हर चीज हम देख इन्फिनिटी तक लेते हैं। होता क्या है? एक बात बताओ, तुम कहीं रोड पे खड़े थे बहुत दूर, बहुत दूर, ठीक है ना? हमारे साथ क्या होता है, अगर तुम कभी कभी दूर रास्ते पे, रोड पे खड़े हो रात में, एक लंबा रोड है, रोड पे खड़े हो, ठीक है ना? हमारे पास, तुम किसी लंबे रोड पे खड़े हो रास्ते में, एक स्ट्रेट रोड है, तुम्हारे सामने कोई कार आ रही है। जब वो कार बहुत दूर होती है तो क्या होता है, जब वो कार बहुत दूर होती है तो हमें उसकी हेडलाइट सिर्फ एक दिखाई दे रही होती है, जैसे एक ही है। क्यों भाई? ये तो होता है। फिर जैसे जैसे वो कार पास आना शुरू होती है, जो उसकी लाइट है वो फैलना शुरू होती है, जो उसकी लाइट है वो फैलना शुरू होती है। और धीरे धीरे जब वो और पास आती है तो वो दोनों लाइट्स सेपरेट कर जाती है, तो वो दोनों लाइट्स सेपरेट कर जाती है, और हम पहचान जाते हैं कि ये कार है या कोई व्हीकल है, कोई टू व्हीलर, कोई टू व्हीलर नहीं है, फोर व्हीलर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये बताओ, जब वो तुम्हें एक लाइट दिखाई दे रही थी तो तुम्हें दिख तो रही थी ना, क्योंकि तुम्हारी आंख का फार पॉइंट कितना है? इंफिनिटी। पर तुम वहां पर दो इमेजेस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि वो दो है या एक। मतलब हम वहां पर इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे कि वो दो है या एक। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोल्यूशन जो है वो सिंपली क्या है, देखो दिख तो हमें कुछ भी सकता है, ठीक है ना? दिख तो हमें कोई भी सकता है, दिख तो हमें कोई भी सकता है, पर हम उसको सही से रिजॉल्व नहीं कर सकते, सही से रिजॉल्व नहीं कर सकते कि वो मेरे पास क्या है और कैसे है। ठीक है ना? बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर है? अब मेरी एक बात सुनो, तो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन सिंपली क्या है? एबिलिटी ऑफ एन आई और एन इंस्ट्रूमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या ये बात समझ में आई? रेजोल्यूशन क्या है? किसी भी आंख का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या करना? डिफरेंशिएट कर लेना बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या है ये? एबिलिटी ऑफ एन आई और एन इंस्ट्रूमेंट
डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज। समझ में आया? उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लेना। तो अच्छा, ऐसा मतलब खैर ये बात समझते हैं। तो ये हो क्यों रहा है? मतलब अ, हमारी आंख में ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है कि हम उसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं या डिफरेंशिएट नहीं कर पाते? हम उन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाते हैं और नहीं कर पाते। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी आंख जब किसी बॉडी को देखती है, हमारी आंख जब किसी बॉडी को देखती है, तो वो ना हमारी आंख पर उस, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी जो आंख, जो तुम्हारा वो है ना साइज ऑफ प्यूपिल, वो बहुत छोटा है? क्या बहुत छोटा है अपर्चर है? क्यों भाई? क्या जो तुम्हारी प्यूपिल है वो बहुत छोटा अपर्चर है? क्या इतने छोटे में डिफ्रेक्शन होना चाहिए? क्या इतने छोटे में डिफ्रेक्शन होना चाहिए? तो हमारी आंख जब भी कोई इमेज बनाती है, तो हमारी आंख किसी ऑब्जेक्ट का डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाती है। हमारी आंख जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है, तो एक्चुअल में उसका डिफ्लेक्शन पैटर्न बनाती है, उसका सेंट्रल मैक्सिमा बनाती है। ठीक है ना? तो होता क्या है कि ऐसा मानो कि ये हमारा आई लेंस है। क्या है ये? आई लेंस। ये है हमारी रेटिना। क्यों भाई? इतना तुम लोग जानते ही होगे ना, बायो के स्टूडेंट हो। हाँ भाई, सही बात है। जानते हो या नहीं? तो एक बात सुनो, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे रखे हुए हैं। तो क्या होगा, मान लो इसकी एक रे यूं गई और इसकी एक रे यूं गई। ठीक है ना? बात समझिएगा। इन दोनों की एक रे इस तरीके से गई। थोड़ा सा सही बता देता हूँ। तो ऐसा मानो, तुम इसे जरूर समझो। दो ऑब्जेक्ट है, इनकी एक रे यूं चली गई, इनकी एक रे यूं चली गई। तो इन लोगों ने क्या बनाए? अपने सेंट्रल मैक्सिमा बनाए। अभी क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट टू, क्या हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा दूर दूर है। तो हम इनको डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। तुम खुद बताओ, क्या अगर मैं इन दोनों के बीच का ये थीटा छोटा करना शुरू कर दूं, तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा पास पास आने लगेंगे? बताओ। अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल को छोटा कर दूं, या बॉडीज को दूर ले जाऊं, या मैं बॉडीज को दूर ले जाऊं, ऐसा मान लो। क्यों भाई? बॉडीज को दूर ले जाऊं तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा पास आने लगेंगे? जब ये थोड़ा और दूर जाएंगे, तो सेंट्रल मैक्सिमा और पास आने लगेंगे, और ज्यादा पास आते आते ओवरलैप कर जाएंगे। क्यों भाई? क्या ज्यादा पास आते आते ओवरलैप कर जाएंगे?
और अगर ज्यादा पास आते आते ओवरलैप कर गए तो क्या तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे फिर? नहीं कर पाओगे ना। तो इन्होंने कहा कि फॉर रेजोल्यूशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स their central maxima must form separately. अच्छा ये बताओ, क्या इसका मतलब हमारी आंखों पे सारा खेल एंगल का है ना, कि ऑब्जेक्ट्स ने कितना एंगल बनाया? क्या हमारी आंखों पर सारा खेल किसका है? ऑब्जेक्ट्स के एंगल का है, कि उन्होंने हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाया? तो एक बहुत सिंपल सी बात याद करनी है, यहाँ पे हर चीज कौन डिसाइड करता है? एंगल। मैं भी आगे लिखवा दूंगा, मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा, कुछ बातें और समझानी है। पर क्या ये बात क्लियर है? एकदम क्लियर कट समझ में आया है क्या हुआ है तुम्हारी आंखों के साथ? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है ना? चलो, अब एक बात सुनो। अब हुआ क्या कि हमें तो ये बात समझ में आना शुरू हो गई कि इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो हमें समझ में नहीं आएगा, जब धीरे धीरे पास आएगा तो हम उसको पहचान पाएंगे। तो इन सारी बातों पर कुछ मैथमेटिकल चीजों को देने के लिए हमारे सामने एक साइंटिस्ट आए, रायले, अब जो भी तुम उसको पढ़ते हो। और इन्होंने अपना दिया एक क्राइटेरिया, जिसको हम कहते हैं रायले क्राइटेरिया। ठीक है ना? इन्होंने ये समझाया कि हम कब किस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो रिजॉल्व है, कब बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व है, कब बोलेंगे अनरिजॉल्व। एक बहुत लॉजिकल सी बात समझो। तुम हाईवे पे खड़े हो और हाईवे पे कुछ गलत काम करने नहीं गए, साइड में खड़े हो। ठीक है ना? जिंदगी बहुत प्यारी है, ऐसे गलत काम नहीं करते। ठीक है ना? तुम हाईवे पे खड़े हो, साइड पे तुमने दूर से एक ट्रक को आते हुए देखा, पर वो एक तुम्हें उसकी हेडलाइट सिर्फ एक दिखाई दी। जब वो तुम्हें सिर्फ एक दिखाई दी, तुमने कहा ये तो बाइक आ रही है। ठीक है ना? तुमने क्या कहा? ये तो बाइक आ रही है। और बाइक आ रही है, इसका मतलब अभी जो दोनों हेडलाइट है, इनके सेंट्रल मैक्सिमास ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ना? इनके सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे जैसे वो कार आगे आना शुरू हुई, तुम्हें समझ में आया कि जो वो लाइट है वो फैलना शुरू हुई। जैसे जैसे वो कार आगे आना या ट्रक आगे आना शुरू हुआ, वो जो लाइट है वो फैलना शुरू हुई। कुछ टाइम के बाद तुम्हें वो, हो सकता है, कुछ ऐसे दिख रही हो। ठीक है ना? इस तरीके से दिख रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ है कि सेंट्रल मैक्सिमाज ने दूर जाना शुरू कर दिया। सेंट्रल मैक्सिमाज ने दूर जाना शुरू कर दिया। और कुछ वक्त के बाद तुम्हें वही दोनों हेडलाइट इस तरीके से दूर दूर दिखाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमास प्रॉपरली सेपरेट हो चुके हैं। अब ये बताओ
तुम कब ये बात पहचान जाओगे कि दोनों सेपरेट कर चुके हैं? तुम कब ये बात पहचान जाओगे कि दोनों सेपरेट कर चुके हैं? इन तीनों डायग्राम में पूछ रहा हूं मैं। यार तुम रास्ते पे खड़े हो, लॉजिकल सा बताओ। रास्ते पे खड़े हो, रास्ते पे खड़े हो, तुम कब पहचान जाओगे कि यार ये बाइक नहीं है, ट्रक है? ईमानदारी से बताओ। तुम ट्रक पे खड़े नहीं, कहने का मतलब क्या है? तुम कौन से वाले हेडलाइट को देख के पहचान जाओगे कि ये बाइक नहीं है, ये कोई टू व्हीलर है, या ये फोर व्हीलर है, टू व्हीलर नहीं है? क्या दूसरे पे ही लग जाएगा? क्या दूसरे वाले पे ये फील आ जाएगा कि भाई ये बाइक नहीं है? क्यों भाई? तो रायले ने कहा कि इसे कहते हैं अनरिजॉल्व, इसे कहते हैं जस्ट रिजॉल्व, और इसे कहते हैं फुल्ली रिजॉल्व। मतलब ऐसा मान लो कि जब तक रायले ने ये बात नहीं बताई थी, जब तक रायले ने ये बात नहीं बताई थी, दुनिया इस बात से अनजान थी। दुनिया इस बात से अनजान थी। दुनिया ऐसा ही देखने पे कहती थी कि ये ट्रक है। ठीक है ना? जब रायले ने आके बताया कि नहीं, जब फैल जाता है तभी समझ जाओ कि वो एक नहीं, दो है, तभी दुनिया में क्रांति आई। ठीक है ना? तो भैया, रायले हमने बहुत काम की बात बताई कि देखो पहचान जाओ कि वो एक नहीं, दो है। कब? जब वो लाइटें फैलना शुरू करें। इससे पहले हम लोग अंधेरे में जी रहे थे, कुछ नहीं पता था हमें। पर अब, ठीक है ना? अब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कोई नॉर्मल इंसान होते, तो जैसे मैं मजाक बना रहा हूँ वैसे सबने बनाया होगा। लेकिन ये तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा रुको, हमको अपनी बेइज्जती का बदला खुद लेना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, सिर्फ लाइट के फैलने पे नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे एक टेक्निकल नाम भी रख दूंगा। इन्होंने कहा टू ऑब्जेक्ट्स आर said to be just resolved when maxima of first maxima of first coincide with minima of other। जब पहले का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से कोइंसाइड करता है, हम तब कहते हैं कि ये इमेज जस्ट रिजॉल्व है। ठीक है ना भाई? इसे कहा गया राइलेज क्राइटेरिया। क्या कहा गया भाई इसको? इसे कहा गया राइलेज क्राइटेरिया। जी, समझ में आया सब लोगों को? यार तुम लोग कुछ नीट वीट की डेट वेट लेकर आओ यार, मंत्री जी को ट्वीट वीट करो। देखो भाई, तो ये तो बता दिया रायले ने। इसके अलावा हमें अब कुछ डिवाइसेस का क्या पढ़ना है? इसके अलावा हमें अब कुछ डिवाइसेस का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन स्टडी करना है। अब देखो हुआ क्या कि रेजोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमने दो बातें डिफाइन करी है, जिसमें पहली बात है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन।
तो एक बात सुनो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? वो मिनिमम एंगल या सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जहां पर तुम कह दो कि इमेज जस्ट रिजॉल्व है। क्यों भाई, बताओ? क्या हम ये कह सकते हैं ना कि मिनिमम एंगल और या वो उन दोनों के बीच का सेपरेशन, जहां पर हम क्या कह दें, आप कह सकते हो जिस जगह पे हम ये कह दें कि हमारे पास वो चीज कैसी है, रिजॉल्व। तो हमारे पास लिमिट क्या है, आप कह सकते हो मिनिमम एंगल और डिस्टेंस at which two objects are said to be just resolved। ठीक है ना? और हमारे पास एक अगला टर्म आता है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ रेजोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ रेजोल्यूशन। और हमारे पास जो पावर ऑफ रेजोल्यूशन है ये क्या है? इट इज इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये हमारे पास लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का इनवर्स है। देखो कुछ हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में सिर्फ उनके लिखने हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन आई। देखो भाई, हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको बात करता हूँ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की, यार कौन आ गया, छोड़ दो। ठीक है ना? हमारे पास अगर हम बात करते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में एक सिंपल सी बात समझनी है कि हमारी आंख के लिए अलग अलग डिवाइस का अलग अलग क्राइटेरिया है। हमारी आंख के लिए क्राइटेरिया क्या है? एंगल। क्यों भाई, हमारी आंख के लिए क्राइटेरिया क्या है? एंगल। तो आपने क्या देखा कि हमारी आंखों पे कुछ एंगल सबटेंड होगा, उस एंगल के हिसाब से मैक्सिमा या मिनिमा अलग अलग लोकेशन पर बनेंगे। उसके हिसाब से मैक्सिमा और मिनिमा अलग अलग लोकेशन पर बनेंगे। ठीक है ना? तो अब एक चीज देखो, हमारे पास अगर हम बात करते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो सिंपल सी बात लिखनी है फॉर ह्यूमन आई। हमारी आंख के लिए कहा गया कि हमारे आंख के लिए जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ये 1 मिनट है, या फिर 1/60 डिग्री। बात समझ में आई? अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर 1 मिनट या 1/60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो मैं उन दो ऑब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई किसी चीज ने हमारी आंखों पर जो एंगल सबटेंड करा वो 1 मिनट या 1/60 डिग्री का है, तो मैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। मतलब सिंपल सी बात, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मेरी आंख है, ये रेटिना। अगर इन्होंने मेरी आंख के हिसाब से 1 मिनट का एंगल बनाया, तो मैं उन दोनों को बड़े आसानी से देख पाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? एक सवाल कर लो इस पे भाई। टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। फाइंड
मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच objects can be resolved। बताओ भाई, एक सिंपल एक लाइन का सवाल है, कुछ नहीं करना है। दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहते हैं कि रिजॉल्व रहे, तो रिजॉल्व रहे तो मेरे लिए कितना एंगल बना दें? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1/60 डिग्री, और इसका मतलब हुआ 1/60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। और यही क्या होता है? ये हमारे पास थीटा, और थीटा हमारे पास होता है L/R। तो बस 1/60 इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल्स टू, आपके पास ये आ जाएगा 2 मीटर, और ये आप मान लो चाहो तो R। बताओ भाई, क्या निकाल लोगे यार तुम लोग? समझ में आया? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक है ना? चलो, ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, और